प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीति विज्ञान, जिसमें अपन पिछले वीडियो में पढ़ा था स्वतंत्रता के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे इसी यूनिट में जो स्वतंत्रता और समानता वाला जो टॉपिक अपना चल रहा था, आज अपन पढ़ेंगे समानता के बारे में। पिछले वीडियो में स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता के प्रकार, इनके लक्षण, आवश्यक परिस्थितियां, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे समानता क्या है। समानता का अर्थ सबसे पहले देखो, समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो और साथ ही साथ सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं का समाप्त किया जा सके। यानी कहने का मतलब है भेदभाव रहित अवस्था समानता कहलाती है। किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, भेदभाव नहीं करना समानता कहलाती है। समान के साथ समान आचरण, समान व्यवहार समानता कहलाती है। समान के साथ का मतलब है एक जैसे व्यक्ति चाहे एक ही पद पे हो, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, मजदूर, किसान, ये इत्यादि वर्ग है। इसमें क्या है, समान के साथ में समान आचरण, यानी किसान वर्ग के लोगों के साथ में, किसानों में आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वकीलों में नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों में नहीं होना। समान कार्य के लिए जैसे समान वेतन दिया जा रहा है, एक ही पद पे व्यक्ति उनको समान वेतन दिया जाता है, ये समानता का उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के लिए, सभी व्यक्ति में सब वर्ग के व्यक्ति आ जाएंगे, सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास हेतु समान अवसर मिलना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को अवसर से वंचित नहीं रखना चाहिए, यही समानता है। साथ ही साथ सामाजिक विषमता, यानी सामाजिक विषमता का मतलब है समाज में अलग अलग जो भेदभाव हो रहा है उन पर क्या है, रोक लगनी चाहिए। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानता, असमानता कहते हैं भेदभाव को समाप्त करना या उस पर रोक लगाना, ही क्या कहलाती है, समानता कहलाती है। तो भेदभाव मुक्त अवस्था, भेदभाव रहित अवस्था समानता कहलाती है। समान के साथ समान आचरण और व्यवहार किया जाना समानता कहलाती है। अब देखो लोस्की ने क्या परिभाषा दी है समानता की। लोस्की के अनुसार समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में एक जैसा व्यवहार करने का मतलब है एक मजदूर और एक डॉक्टर के साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। यानी जितनी डॉक्टर को वेतन मिलता है उतना मजदूर को मिलना चाहिए, ये समानता नहीं है। अगर डॉक्टर और मजदूर की समान वेतन होगा तो समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कौन डॉक्टर बनेगा? डॉक्टर बनने में कितने पैसे खर्च होते हैं, कोई बनना कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कोई नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो लोस्की ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में एक जैसा व्यवहार या आचरण किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, ये समानता नहीं है। समान के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। जैसे एक मजदूर और डॉक्टर का वेतन है वो बराबर नहीं होना चाहिए। यानी विशेष अधिकार वाले वर्ग हो सकते हैं। विशेष अधिकार वाले वर्ग होने का मतलब जैसे एक किसान वर्ग है और एक पूंजीपतियों का वर्ग है। ये बात लोस्की ने कही थी। यानी इस परिभाषा के आधार पर कहने का तात्पर्य यही है कि सबको उन्नति के समान अवसर मिले। यानी सभी व्यक्ति के समान अवसर मिलेगा तो प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करेगा, विकास करेगा, सभी अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, विशेष सुविधाओं का अभाव नहीं होगा। ये समानता कहलाती है। अब देखो इस परिभाषा के आधार पर जो मूल तत्व निकल करके सामने आए, लोस्की की जो परिभाषा दी समानता पर, उसके मूल तत्व में क्या आया है, विशेष सुविधाओं का अभाव। यानी किसी भी वर्ग के व्यक्ति को कोई अलग से सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। सभी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, यही समानता है। दूसरा, सभी के लिए समान अवसर सबको मिलना चाहिए। तीसरा, सभी की प्राथमिक आवश्यकता होती है, जैसे रोटी,
कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है। तो इनकी पूर्ति होनी चाहिए, यानी सभी व्यक्ति को खाने के लिए रोटी मिलनी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा मिलना चाहिए, रहने के लिए मकान मिलना चाहिए, अपना सर्वांगीण विकास के लिए उनको उचित शिक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए, और उनके स्वास्थ्य की देखभाल या इलाज के लिए ये प्राथमिक जो चिकित्सालय वगैरह ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको इलाज मिलना चाहिए। ये सभी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। तो इन प्राथमिक आवश्यकताओं से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं रखना चाहिए। समानों के साथ में समान व्यवहार, समानों के साथ में समान व्यवहार का मतलब होता है एक ही पद पर जो व्यक्ति है, एक ही वर्ग के हैं, उनके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। समानों के साथ में समान व्यवहार का अच्छा उदाहरण है। तो ये तो हो गए स्लोस्की की परिभाषा के आधार पर ये मूल तत्व है। अब देखो समानता के जो आधारभूत तत्व है ये भी इसके मिलते जुलते ही है। देखो कौन कौन से हैं? समान लोगों के साथ में समान व्यवहार करना, सभी के लिए समान अवसर, और ये ना विशेष सुविधाओं का अभाव, दोनों का मिश्रित रूप है। समान लोगों के साथ में समान व्यवहार, सभी मजदूरों के साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, सभी डॉक्टरों के साथ में एक ही पद पे हैं, एक लेवल के हैं, तो उनके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी समान व्यवहार का ही उदाहरण है। नंबर 2, सभी लोगों को विकास के समान अवसर मिलना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए। तो अवसर की समानता, समानता के अधिकार में अवसर की समानता का भी भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। तीसरा, समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ में समान आचरण करें। समाज के सभी व्यक्ति और राज्य के द्वारा सभी लोगों के साथ में समान आचरण होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए, यानी समाज के द्वारा और राज्य के द्वारा किसी भी वर्ग के, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान आचरण होना चाहिए, ये समानता कहलाती है। अगला, मानवीय गरिमा तथा अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। मानवीय गरिमा और अधिकारों का मतलब है कि जैसे एक साधारण व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं, एक साधारण व्यक्ति की गरिमा, और एक जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है, पूंजीपति हो, उद्योगपति हो, राजनेता हो, वकील हो, डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, या कोई मंत्री हो, यानी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबकी अपनी अलग अलग गरिमा होती है, सबके अपने अलग अलग अधिकार होते हैं। तो उन सभी को क्या है? समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। जैसे मजदूर की गरिमा, मजदूर के अधिकार, एक राष्ट्रपति की गरिमा और राष्ट्रपति के अधिकार, उन सभी को क्या मिलना चाहिए? समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। अगला, सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता में सामाजिक भेदभाव, यानी सामाजिक भेदभाव रहित अवस्था समानता कहलाती है, यानी इसमें जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह भी एक समानता का आधारभूत तत्व है। और अगला है, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व मिलना चाहिए। समान महत्व प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब है कई व्यक्ति क्या काम करते हैं, कि सफाई कर्मचारी जैसे सफाई करते हैं, तो सफाई करने वालों को भी महत्व मिलना चाहिए, और इंजीनियरों को भी अपने काम के लिए महत्व मिलना चाहिए। यानी जितना इंजीनियर का महत्व है उतना का उतना सफाई कर्मी का महत्व है। सफाई नहीं होगी तो स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक रहेगा? जैसे अपन बाजार में जाते हैं तो नाई का जितना महत्व है उतना अपना डॉक्टर का महत्व है। डॉक्टर की जगह डॉक्टर है, लेकिन नाई बाल काटने का काम तो नहीं करता है ना, तो महत्व नाई को भी मिलना चाहिए, सफाई कर्मी को भी मिलना चाहिए, डॉक्टर को भी मिलना चाहिए, वकील को भी मिलना चाहिए, इंजीनियर को भी मिलना चाहिए, सभी को समान महत्व मिलना चाहिए। यानी रहीम जी ने एक पंक्ति गई थी, जहां काम आए सुई वहां क्या करे तलवारी, यानी सुई का काम सुई से निकलेगा, तलवार से नहीं निकलेगा। तलवार की जगह तलवार काम आएगी, सुई की जगह सुई काम आएगी। तो यहाँ सफाई कर्मी की जगह सफाई कर्मी काम आएगा, डॉक्टर की जगह डॉक्टर काम आएगा। अगर मरीज है तो इलाज डॉक्टर करेगा, और कहीं गंदगी कचरा पड़ा है तो वहां सफाई डॉक्टर नहीं करेगा, सफाई कर्मचारी करेगा। तो सभी व्यक्ति को समाज में समान महत्व मिलना चाहिए। तो ये तो हो गई समानता के आधारभूत तत्व है। अब अपन पढ़ेंगे समानता के प्रकार।
हाँ, तो देखो समानता के प्रकार। पहली समानता है नागरिक समानता। नागरिक समानता में देखो, राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हो तथा राज्य द्वारा अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति क्या हो, विश्वास की भावना कायम रहे। नागरिक समानता में क्या है कि राज्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करेगा, नागरिकों के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में नागरिकों का राज्य के प्रति विश्वास बना रहेगा, विश्वास की भावना कायम रहेगी और विधि के शासन की स्थापना द्वारा समानता को स्थापित किया जा सकता है। यानी इस प्रकार की समानता स्थापित करने के लिए विधि का शासन होना जरूरी है। विधि के शासन का मतलब है संवैधानिक प्रावधान, विधिवत रूप से शासन का संचालन और नियम नीतियों में सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, हर तरह की गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए। यह सब कुछ समान अधिकार मिलेगा तो नागरिकों का राज्य के प्रति विश्वास बना रहेगा। एक नागरिक होने के नाते देश के सभी नागरिकों के साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए। ये हो गई नागरिक समानता। अब इसमें देखो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए जैसे पहला ये अधिकार है समानता का अधिकार, तो ये सारी बातें इसमें क्या है, समानता के अधिकार में सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं। यानी विधि के समक्ष समान का मतलब है कानून की नजर में देश के सभी नागरिक है वो एक जैसे हैं और सभी को समान संरक्षण दिया गया है। यानी कानून सभी के अधिकारों की रक्षा करता है, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहते हैं। तो इसलिए ये नागरिक समानता। दूसरी है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब है कि राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव राज्य के कार्यों में भाग लेने की समानता। यानी जैसे सरकार का गठन हो, प्रतिनिधि को चुनने का अवसर हो, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अवसर हो, राजनीतिक दल बनाने का अवसर हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन आयोजन करने का अवसर हो, इन सभी में समानता मिलनी चाहिए। राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्य में भाग लेने की समानता हो, यह कहलाती है राजनीतिक समानता। यानी राजनीतिक गतिविधि या राजनीतिक कार्यों में नागरिकों की भागीदारी का अवसर सभी को मिलना चाहिए, ये राजनीतिक समानता होगी। जैसे वयस्क नागरिकों को, वयस्क नागरिक मतलब 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, उनको मत देने का अधिकार, यानी राजनीतिक गतिविधियों में वोट देने का जो अधिकार दिया जाता है सबको दिया जाता है। इसमें जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, अगर 18 साल की आयु पूरी कर ली है तो वोट देने का अधिकार सभी को मिलता है, किसी एक जाति धर्म क्षेत्र वाले को नहीं दिया जाता, सबको समान रूप से दिया जाता है। और सार्वजनिक पद प्राप्त करना, यानी सरकार ने किसी भी विभाग में अगर कोई विज्ञप्ति निकाली है, कोई वैकेंसी है, तो ऐसी स्थिति में विज्ञप्ति में किसी धर्म या किसी जाति या किसी क्षेत्र वालों के लिए नहीं होती है, अवसर सबको दिया जाता है, पद वही प्राप्त करता है जो उस पद के लायक होता है। यानी परीक्षा होती है, परीक्षा में जो अच्छे मार्क्स लाते हैं मेरिट के आधार पर उनको वो पद मिलता है, तो अवसर प्राप्त करने की समानता भी राजनीतिक समानता में आएगी। अब देखो, राजनीतिक समानता जो है ना वो प्रजातंत्र की आधारशिला है। यानी लोकतंत्र की स्थापना में सबसे प्राथमिक जो तत्व है वो राजनीतिक समानता है। इसके बिना प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। देखो, एक नंबर का प्रश्न बनता है कि किस समानता को प्रजातंत्र की आधारशिला कहते हैं? राजनीतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। अगला समानता का प्रकार है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब होता है सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या है, समान होने चाहिए। समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सभी व्यक्ति को विकास के समान अवसर और हर तरह के कार्यों में सहभागिता मिलनी चाहिए। इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा परिपक्व होगी। अब देखो, समाज में सभी व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा, समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई अलग से विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के समान अवसर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय स्थापित होगा।
तो सामाजिक समानता सामाजिक न्याय की जननी है, यानी सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक समानता का होना जरूरी है। समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक समानता कहती है। इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हो, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो, सभी को विकास के समान अवसर व कार्यों में सहभागिता मिले, इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा परिपक्व होगी, यानी सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अगली है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता इस अवधारणा के जो प्रतिपादक वो मानते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को समान पैदा किया, यानी मनुष्य को एक जैसा शरीर दिया है, एक जैसी बुद्धि दी है, मनुष्य के जो अंग है वो समान है। तो प्रकृति ने भी भेदभाव नहीं किया, तो व्यक्ति को व्यक्तियों के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये जो भेदभाव या जो व्यक्ति जो पिछड़े किसी क्षेत्र में, तो ये कृत्रिम कारणों से पिछड़े, यानी मानव के द्वारा कोई न कोई भेदभाव की वजह से, अवसर की प्राप्ति नहीं मिलने की वजह से पिछड़े हैं। तो इसमें देखो, इस अवधारणा के प्रतिपादक मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान बनाया, एक जैसा शरीर दिया है, एक जैसी बुद्धि दी है। कालांतर में, यानी आज वर्तमान में जो हमें भेदभाव देखने को मिल रहा है वो किन की वजह से मिल रहा है? कालांतर में जो अंतर दिखता है वो सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता का परिणाम है। यानी आज जो मनुष्य के साथ में बुद्धि, कई बुद्धिमान ज्यादा है, किसी की बुद्धि कम है, कई शरीर में कमजोर है, कई शरीर में हट्टे कट्टे हैं, तो ये सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। सामाजिक परिस्थितियों का मतलब है कि समाज के कई ऐसे व्यक्ति है जिनको अपने स्वास्थ्य के लिए जो प्रतिदिन जितनी कैलोरी की भोजन की आवश्यकता पड़ती है उनको उतना नहीं मिलेगा, तो वो शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो जाएगा। किसी की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तेज क्यों होती है कि वो अलग अलग आवरण, अलग अलग परिवेश में रहता है, उनको हर तरह की जानकारी, ज्ञान प्राप्त करने के जो यंत्र है, उपकरण है, उनकी प्राप्ति हो जाती है, उनकी वजह से उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जब पैदा होते हैं तो उस समय उनकी बुद्धि, उनका शरीर एक जैसा होता है, लेकिन धीरे धीरे किसी की बुद्धि कमजोर, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, कई मंद बुद्धि का होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार बताइए। कि हड्डे कट्टे हो जाते हैं, शारीरिक दृष्टि से मजबूत होते हैं, कोई दुबले पतले होते हैं, तो उसके पीछे भी सामाजिक परिस्थितियां, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां मतलब कि गरीब है तो पौष्टिक आहार अगर बच्चे को नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा शारीरिक दृष्टि से कमजोर होगा, जो शारीरिक दृष्टि से कमजोर होता है वो मानसिक दृष्टि से भी तो कमजोर होता है। तो ये सारी परिस्थितियों की भिन्नता का ही परिणाम है। अगला है, अब देखो कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है, भाई प्रकृति ने भी मनुष्य के साथ भेदभाव किया, यानी सबको एक जैसी बुद्धि नहीं दी है, सबको एक जैसा शरीर नहीं दिया, रंग के आधार पर भेदभाव है, व्यक्ति की कद काठी के आधार पर भेदभाव है, व्यक्ति की बुद्धि के आधार पर भेदभाव है। तो ये जो आलोचना करने वालों ने इनकी आलोचना भी की है कि प्रकृति ने भी मनुष्य के साथ में भेदभाव किया। अगली समानता है प्राकृतिक समानता के बाद में आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता की जननी है, यानी इनके बिना अन्य किसी भी प्रकार की समानता है वो अर्थहीन है। आर्थिक समानता होगी तो राजनीतिक समानता होगी, नागरिक समानता होगी, सामाजिक समानता होगी। अगर आर्थिक समानता नहीं है तो ये बाकी वाली जो समानता है उनका कोई महत्व नहीं है, अर्थहीन है। इसमें देखो, आर्थिक समानता अन्य सभी समानताओं का आधार है, यानी बाकी की सारी समानता किस पर टिकी हुई है? आर्थिक समानता पर टिकी हुई है। इनके बिना न तो राजनीतिक समानता मिलेगी, न नागरिक समानता मिलेगी, न सामाजिक समानता मिलेगी, यानी बाकी सभी समानता आर्थिक समानता के बिना अर्थहीन है। इसमें संपत्ति का समान वितरण, सभी को समान वेतन, आर्थिक समानता नहीं है। अब आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि संपत्ति का सबको समान वितरण मिलना चाहिए, यानी सभी व्यक्तियों की संपत्ति है वो बराबर होनी चाहिए, संभव है? नहीं। सभी को समान वेतन, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन देना संभव है? नहीं है। अगर सबकी संपत्ति समान होगी, सबको समान वेतन दिया जाएगा तो समाज का, राज्य का अस्तित्व संकट में होगा। कैसे दे सकते? दे ही नहीं सकते। यानी समान वेतन, मजदूर डॉक्टर का वेतन बराबर हो सकता है क्या? एक पूंजीपति रे गरीब की संपत्ति बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो आर्थिक समानता का मतलब है कि सभी को संपत्ति का समान वितरण और सभी को समान वेतन। आर्थिक समानता नहीं है, यानी आर्थिक समानता तो यह कहती है कि अवसर की समानता, अवसर सबको मिलना चाहिए। अवसर मिलेगा तो कुछ व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, अवसर ही नहीं मिलेंगे तो उन्नति
कैसे करेंगे? तो आर्थिक समानता सिर्फ और सिर्फ इशारा कर रही है अवसर की समानता की तरफ, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर मिलना चाहिए, अवसर से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर और प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, यानी हर तरह के काम करने के अवसर सबको व्यक्ति को मिलना चाहिए और प्राथमिक आवश्यकता की उसको पूर्ति होनी चाहिए, यानी अवसर मिला लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है अवसर का लाभ नहीं उठा पाया, फायदा नहीं उठा पाया और उनको जो बुनियादी जरूरत की चीजें वो भी नहीं मिल रही, ऐसी स्थिति में राज्य को उस व्यक्ति को बुनियादी जरूरतों की पूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे रहने के लिए मकान है तो मकान मिलना चाहिए, खाने के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बुनियादी जरूरत है उनकी पूर्ति उनको होनी चाहिए। तो ये हो गई आर्थिक समानता। आर्थिक समानता में विशेष रूप से ये बात की है कि जो बुनियादी जरूरतों की पूर्ति से वंचित व्यक्ति है उनको वो चीजें मिलनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को काम का अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। आर्थिक समानता के बाद में अगली है अपनी सांस्कृतिक समानता। राज्य द्वारा बहुसंख्यक। अब बहुसंख्यक का मतलब जो संख्या में ज्यादा है, अब ज्यादा संख्या में किसी क्षेत्रीय इलाके में रहने वाले लोग ज्यादा हो सकते हैं या किसी धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हो सकते हैं, और अल्पसंख्यक यानी किसी जाति धर्म वाले लोग कम होते हैं या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग कम होते हैं। वर्गों के साथ समानता, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, दोनों वर्गों के बीच में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, यानी राज्य न तो बहुसंख्यकों का पक्ष ले न अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी करे, सबको समान संरक्षण मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी राज्य का रहने वाला हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जैसे हिंदू भारत में बहुसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, ये जो ईसाई है ये अल्पसंख्यक है, तो सबको क्या मिलना चाहिए? सबके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। अपनी भाषा, अब देखो इसने अपनी भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, सामाजिक परिवेश के संरक्षण के समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी इन सबको अपनी संस्कृति, जीवन शैली जिसमें भाषा, लिपि, सारी बातें आ जाएंगी, रीति रिवाज, उनको संरक्षण के समुचित अवसर मिलना चाहिए। तो इसलिए भारतीय संविधान में भी शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में इन बातों को विशेष रूप से संरक्षण का प्रावधान दिया गया है, यानी समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो इसमें ये बात आ जाएगी संस्कृति वाले पांचों अधिकार। अगला है अपना कानूनी समानता। समानता का अगला प्रकार है कानूनी समानता। कानूनी समानता का मतलब है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान और सभी व्यक्ति को समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों का समान संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और ये कहां होता है, कहां मिलता है? जहां प्रजातांत्रिक राज्य होते हैं, राज्य की व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, वहां कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होते हैं और कानून सभी को समान संरक्षण देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है। प्रजातांत्रिक राज्यों में कानूनी समानता की स्थापना करके राज्य के अंदर जो विषमताएं हैं उनका क्या किया जाता है? अंत किया जाता है, यानी कानून की नजर में सभी समान होंगे, कानून सभी के अधिकारों की समान रूप से संरक्षण या सुरक्षा देगा। तो ऐसी स्थिति में समाज में जो विषमताएं हैं, समाज में जो भेदभाव है, उनका अंत किया जा सकता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए? कानूनी समानता होनी जरूरी है। और अगला नेक्स्ट और लास्ट अवसर की समानता। समानता का लास्ट पॉइंट है अवसर की समानता। अवसर की समानता में क्या है? राज्य अपने समस्त नागरिकों को समुचित विकास के अवसर प्रदान करता है, यानी राष्ट्र राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को अपने विकास के लिए समुचित विकास के अवसर सबको मिलना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को उनके अवसर से वंचित नहीं रखना चाहिए। तो समानता में अवसर की समानता, पहला ही जो अधिकार है अपना अनुच्छेद 14 के अंदर अवसर की समानता, कानून के विधि के समक्ष समान, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये जो व्यवस्था की गई है, तो सभी व्यक्ति को अवसर की समानता मिलनी चाहिए। अवसर मिलेगा तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। हाँ, अगला देखो समानता का प्रकार है शिक्षा की समानता। शिक्षा की समानता में क्या है?
राज्य द्वारा अपने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है। यानी अल्पसंख्यक या ऐसे कुछ लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उन लोगों के लिए जो विशेष आर्थिक सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में राज्य जो कर रहा है वो इस अधिकार का हनन नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकता है। अगर ऐसा आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहेंगे। तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लिए जो विशेष प्रावधान राज्य कर रहा है तो वो शिक्षा की समानता का हनन नहीं है। सभी को समान अवसर, शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है। इसके साथ साथ में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए विशेष जो सुविधा करता है वो शिक्षा की समानता की श्रेणी में ही आएगा। तो इस प्रकार ये अपने समानता के जो प्रकार है वो पूरे, और अगले अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे समानता स्वतंत्रता में संबंध। धन्यवाद।